हेलो फ्रेंड्स। पिछले चैप्टर में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं G1S और G2 फेस के बारे में, थोड़ा सा उनको डीपली समझने की आज और कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो नीट में प्रीवियस क्वेश्चंस आए उनको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने G1 फेस पढ़ा था, आपको पढ़ाया था G1 फेस के बारे में। इसमें मेनली ग्रोथ होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बताया था, ये एम एंड एस फेस का एक गैप है। तो गैप बिटवीन एम एंड एस फेस, तो इसके अंदर ग्रोथ होती है। ये मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे, आपको याद होगा। तीसरा पॉइंट, G1 फेस जो आपका है, ये सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपका G1 फेस। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने के लिए नीट में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा इसमें ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ के लिए जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोग ग्रोथ के लिए क्या चीज़, बेसिकली क्या चीज़ की नीड होती है हम लोगों को? न्यूट्रिएंट्स की। तो G1 फेज में ग्रोथ होना है तो इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए एंजाइम भी होना चाहिए। तो इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर एंजाइम की फॉर्मेशन होती है। और एंजाइम क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स। यानी कि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, G1 फेज के अंदर प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होती है। क्योंकि G1 फेज में मेनली ग्रोथ होती है सेल की। ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है, और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होते हैं, और एंजाइम आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो G1 फेज में ग्रोथ होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये पॉइंट याद रखने वाले हैं, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बता दें आपको, जो G1 फेज है, ठीक, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और आपका इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल पर कैसे करता है? एक्सटर्नल पर करता है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसे भारी से तो मिलेंगे। और इंटरनल पर कैसे? जीन्स पर। जीन्स पर कैसे? क्योंकि जीन्स कंट्रोल करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को। जो प्रोटीन बन रहे हैं उसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है आपके जीन्स। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका G1 फेस। ठीक है, क्योंकि जीन्स की वजह से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब अगला, अब G1 फेज से सेल एंटर कर जाते हैं आपकी एस फेज में। अगर G1 फेज से एस फेज के अंदर एंटर करी सेल, तो सेल को सेल साइकिल कंटिन्यू करना पड़ेगी। सेल साइकिल कंटिन्यू रखना पड़ेगी। ठीक है, अगर सेल या तो परमानेंट हो जाएगी, या तो फिर एस फेज के अंदर जाके सेल साइकिल कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसको हटाओ। अब दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ G2 फेज, सॉरी एस फेज। G1 फेज के बाद आता है आपका एस फेज। एस फेज के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बता दूं मैं आपको। मैंने कल एस फेज के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में अपने, कि इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब कि अपनी कॉपी बनाता है। एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, तो ये एस फेज के अंदर होता है। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको मिलेगा वहां पर। ठीक, और उसके अलावा एस फेज के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल, ये जो होता है आपका, ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल भी डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, और एक हिस्टोन होता है, हिस्टोन, जो कि किस में मदद करता है? बेसिकली मैं बोलूँ तो जो आपका क्रोमैटिन है उसको कंडेंस करने में हेल्प करता है। यानी डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, तो हिस्टोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो हिस्टोन की जो सिंथेसिस होती है वो एस फेज के अंदर होती है। ये पॉइंट याद करने वाला है। ठीक, अब G2 फेज में आ जाओ। G2 फेज के बारे में मैंने कल बताया था, आज थोड़ा सा और बता दूं। तो G2 फेज, इसके अंदर क्या होता है? एक तो सबसे पहला पॉइंट, ये एस एंड एम फेज के बीच का गैप है। ठीक है, एस एंड एम फेज के बीच का गैप है। मैं ये गैप क्यों बोल रहा हूं, आप ऐसे समझ सकते हो। ये ले लो, ये ले लो, ये आपका G1 फेज हो गया,
ये एस फेज हो गया, ये G2 फेज हो गया, ये एम फेज हो गया। तो G1 फेज किसका गैप है, एम एंड एस फेज के बीच में आ रहा है, तो एम एंड एस फेज का गैप है। और G2 फेज किसका गैप है, एम एस एंड एम के फेज का गैप है, ठीक है, एस और एम के बीच में आ रहा है, इसलिए G2 फेज इट इज अ गैप बिटवीन द एस एंड एम फेज। दूसरा, इसमें भी ग्रोथ होती है, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं होती है जैसे G1 फेज में ग्रोथ होती है, वो वाली ग्रोथ इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। आगे एक प्रोटीन बनता है ट्यूबुलिन इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है G2 फेज के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपना मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आपको अगला टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो पेज को हम पलटते हैं और फिर पढ़ाते हैं आपको बेसिक, ठीक है। जैसे कि सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। उसके अलावा आपका माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ट्यूबुलिन कैसे माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करता है, एस्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझते हैं आज। जैसे कि मान लो सपोज करो ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये जब ट्रिपलेट की फॉर्म में आते हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में, और इसके जब 9 सेट बनते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, जब 9 सेट बनते हैं, 1 2 3 इस तरीके के 9 सेट पूरे बनते हैं, ठीक है। तो 9 सेट का मतलब 9 × 3 = 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं ये ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और जब 27 माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं तो वो बनाते हैं एक सेंट्रियोल, ठीक है। अब जब एक सेंट्रियोल बन गया है, अब ये एक सेंट्रियोल जब परपेंडिकुलर आता है दूसरे सेंट्रियोल के साथ इस तरीके से, तो ये कहलाता है सेंट्रोजोम, ये कहलाता है सेंट्रोजोम। जैसे कि आपका सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम इक्वल टू 2 सेंट्रियोल, ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। और एक सेंट्रियोल बनता है 27 माइक्रोट्यूब्यूल से, 27 माइक्रोट्यूब्यूल आपका एक सेंट्रियोल बनाते हैं। और जब ये सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं तो सेंट्रोजोम बनाते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे हम देखते हैं जो आपकी स्पिंडल फाइबर, आपको जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि कैसे सेल डिवाइड करती है, तो आपको वहां पर एक अल्फाज सुनने को मिलेगा, एक वर्ड सुनने को मिलेगा, स्पिंडल फाइबर। आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो इन स्पिंडल फाइबर को भी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल को बनाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन सेंट्रियोल को बनाता है, फिर एस्टर सेंट्रोजोम को बनाता है, फिर एस्टर को बनाता है। तो मैं एक नोट लिख रहा हूँ, इसको आप, तो एक नोट लिख रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से नोट कर देना आप लोग, ठीक है। ट्यूबुलिन जो है आपका, वो फॉर्म करता है, क्या बनाता है आपका, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल आपका बनाता हैगा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आपका बनाता हैगा सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम बनाता है आपका एस्टर। तो ये पॉइंट इतना है जो आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल गिव राइज टू सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल गिव राइज टू सेंट्रोजोम, एंड सेंट्रोजोम फॉर्म एस्टर। इसको याद कर लो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, एम फेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक फेज है, इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। एम फेज के अंदर 2 चीजें इंक्लूड है, एक कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। इसके अंदर 4 स्टेप्स आती हैं। पी मैट, एक इसकी ट्रिक है याद करने की, पी मैट। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टेलोफेज। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेप्स हैं।
सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एक और शॉर्ट नोट्स करके लिखेंगे, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये मैंने उतार दिया आपको, ये आप याद कर लो, दिमाग में बसा लो, ठीक है। सब देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज में सबसे ज्यादा टाइम लगता है प्रोफेज, फिर लेता है टेलोफेज उससे कम मेटाफेज, उससे कम एनाफेज, यानी कि एनाफेज सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है, ठीक है। अब इधर अगर हम इंटरफेस को भी इंक्लूड कर ले, इंटरफेस के अंदर जिसके अंदर G1 फेज आता है, एस फेज आता है, G2 फेज आता है, एंड फिर सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो G1 फेज लगता है, उससे कम एस फेज, उससे कम G2 फेज, उससे कम पी फेज, प्रोफेज, उससे कम टेलोफेज, उससे कम मेटाफेज, उससे कम एनाफेज। तो जो लॉन्गेस्ट फेज है वो आपका G1 फेज है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है वो आपका एना फेज है। सबसे छोटा फेज है, मतलब सबसे कम टाइम लगता है। तो टाइम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जो आपको याद करना है। पी वाई क्यू जब उठा के देखेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में पूछेगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। और प्लस आपको ये 4 स्टेप्स याद करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ने आ रहे हैं प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज के बारे में थोड़ा बहुत समझने जा रहा है। तो जो प्रोफेज में है वो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और एम फेज का भी फर्स्ट फेज है। सिचुएशन बिफोर प्रोफेज, प्रोफेज से पहले क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है वो देख लो। हमको हम हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एनएम से जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका डीएनए है रैप फॉर्म में, ठीक है, उलझा हुआ सा डीएनए है। ये आपके डबल सेंट्रियोल हैं, जो कि एस फेज में डबल हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब ये सिचुएशन है प्रोफेज से पहले। अब प्रोफेज में क्या होता है, मतलब क्या चीजें हैं जो प्रोफेज के अंदर चेंजेस लाती हैं, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका चेंजेस अकर इन प्रोफेज। जो आपका उलझा हुआ डीएनए होता है वो सुलझना शुरू हो जाता है। जो रैप्ड डीएनए होता है, मान लो ऐसे डीएनए जो रैप है आपका ये, तो ये सुलझना चालू हो जाता है, क्रोमोसोम में हल्का 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 ऐसे शो करने लगता है। तो रैप डीएनए अनटैंगलिंग शो करता है, अनटैंगलिंग मतलब सुलझने लगता है। जो क्रोमैटिन है वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देता है क्रोमोसोम में, ठीक है। क्रोमैटिन क्या करता है, कंडेंसेशन स्टार्ट कर देता है क्रोमोसोम में। ये फर्स्ट इवेंट है प्रोफेज का। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप कहोगे क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। जो आपके सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल जो मैंने आपको अभी दिखाई दे, इस तरीके से होते हैं सेंट्रियोल, ये जो आपके सेंट्रियोल, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, मूव टू अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म एस्टर एंड डेवलप स्पिंडल फाइबर। इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। ये आप ले लो एक सेल, ठीक है, यहाँ पर आपका था सेंट्रियोल, ये मूव, दूसरा सेंट्रियोल मूव कर जाता है इस तरफ अपोजिट पोल्स पर, एक ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, बीच में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने लगती है इस तरीके से, ये आपके हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये आपका है सेंट्रियोल, ओके। और सेंट्रियोल के चारों तरफ एस्ट्रल रेज होती हैं, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है ये मिलके बनाता है आपका एस्टर, ठीक है। तो सेंट्रियोल की तरफ ये होती है चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रियोल प्लस माइक्रोट्यूब्यूल किसकी फॉर्मेशन करता है, मैंने क्या बताया था अभी, एस्टर। तो इसको याद रखो। तो आई होप दिस लाइन आपको समझ में आई होगी कि सेंट्रियोल मूव कर जाता है अपोजिट पोल पर, और एस्टर की फॉर्मेशन करता है और डेवलप करता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब इन द एंड ऑफ प्रोफेज कुछ चेंजेस होते हैं, उनको हम समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, जो चीजें आपकी थी वो सब डिसेप्टर, गायब होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड के साथ विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट इवेंट जो प्रोफेज का है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है या टूटना शुरू हो जाती है, ये लास्ट इवेंट है। तो फर्स्ट इवेंट आपको याद रखना प्रोफेज का, जिसमें क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, और लास्ट इवेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन। प्रोफेज के बाद हम मूव करते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज को समझते हैं हम, ठीक है, ये मेटाफेज। तो इसका जो फर्स्ट इवेंट है मेटाफेज का,
इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन होता है टूटना, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है। डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन, लिख दूं मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन, ठीक, छोटे छोटे पार्ट में टूटना, उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो जो फर्स्ट इवेंट मेटाफेज का है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी टूटती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, क्रोमोसोम आपके अब साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं। जैसे सपोज करो आप, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये ले लो आप सेल, ये ले लो आप न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर टूट जाएगी तो जो इसके अंदर कुछ भी होएगा वो साइटोप्लाज्म में तो आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं आपका, ये चीज टूट गई और आपका क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर, जैसा कि आपका ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहाँ पर ले लो आप काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर आपका यहीं से अटैच कर जाता है, यहीं से अटैच कर जाता है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, वहां पे सेंट्रोमियर होता है, उससे अटैच करता है। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हेयर, और क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं इस फेज में, जैसा कि आपको पता चलेगा जो क्रोमोसोम होते हैंगे वो पूरे कंडेंस दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रोफेज के अंदर जब क्रोमोसोम, प्रोफेज के अंदर जब क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट करा था तो वो हल्के हल्के इस तरीके से थे समझो, ठीक है, लेकिन आप जब मेटाफेज के अंदर देखेंगे तो ये फुल्ली कंडेंस मिलेंगे आपको, इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पर काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। अब क्रोमोसोम जब फुल्ली कंडेंस मिलेंगे तो इट इज द बेस्ट फेज टू सी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड नंबर। आप क्रोमोसोम को पढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन अगर फेज कोई बोला जाए तो वो आपका मेटाफेज है। मेटाफेज के अंदर आप क्रोमोसोम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पर फुल्ली कंडेंस होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर उसका देख सकते हैं, उसका नंबर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज को हम थोड़ा सा समझते हैं, एनाफेज क्या होता है, ठीक है। तो हम एनाफेज को थोड़ा समझते हैं। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं, सेंट्रोमियर मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स पोल एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। इस लाइन का मतलब अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ये आप ले लो सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर मैं आपको क्या बताऊं, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, हम्म, ऐसे ले लो, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान लगाएंगे। ये आपके स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपकी आर्म्स हैं। जैसे कि मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर निकालूं जरा ऐसे करके, तो ये आपकी आर्म्स हैं। तो इस पे लिखा हुआ है आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। तो इस तरीके के आर्म्स हो जाती हैं जब ये स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं, तो ये खुद ही इस तरीके से हो जाएगी। इसको बोलते हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। और सेंट्रो, ये क्या लिखा हुआ कि सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स पोल, ठीक है, एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। सेंट्रोमियर, ये जो है सेंट्रोमियर, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं क्योंकि इनको खींचता है कौन? स्पिंडल फाइबर। तो ये तो पोल्स की तरफ जाते हैं भागते हुए, और इनकी आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स इस तरीके से हो जाती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, ये तो खींचना है स्पिंडल फाइबर, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं, सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स पर भागते हैं, और आर्म्स इनकी ट्रेलिंग बिहाइंड पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हम टेलोफेज को समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों टेलोफेज को हम समझते हैं आज। इसमें हम जैसा कि जानते हैं क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर आ चुके हैं, ठीक है। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर आ चुके हैं, एक उस पोल पर एक इस पोल पर। अब क्रोमोसोम, जैसा कि टेलोफेज अगर देखें तो बहुत ईजी है, ये जस्ट अपोजिट है आपका प्रोफेज का। प्रोफेज का जस्ट अपोजिट है टेलोफेज। इसमें उसमें प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम क्रोमैटिन कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम में। इसमें जस्ट उल्टा करो तो क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएंगे क्रोमेटिन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें ब्रेक डाउन हुई थी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे, इसमें रीअपियर कर दो।
बोथ पोल, दोनों पोल्स की तरफ दो डॉटर न्यूक्लियाई होंगी मौजूद। ठीक है, ये टेलोफेज है। टेलोफेज इज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने चारों खत्म कर लिए आपके, हमने प्रोफेज भी खत्म कर लिया आपका। ठीक है, पी मैट, हमने प्रोफेज बता दिया, मेटाफेज बता दिया, अनाफेज बता दिया, टेलाफेज बता दिया। प्रोफेज के बारे में बता दिया मैंने, फर्स्ट इवेंट क्या, लास्ट इवेंट क्या। मेटाफेज के बारे में बता दिया, एनाफेज के बारे में बता दिया, टेलोफेज के बारे में बता दिया। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। ठीक, बाकी मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यार एक चीज मैं बताना भूल गया आपको मेटाफेज के अंदर, उस चीज को और कवर कर दूं, वरना फिर तो अधूरा ही रहेगा, पढ़ाना बेकार हो जाएगा मेरा। तो मैं एक चीज को और कवर कर दूं, मैं वो भूल गया था, मैं अपने नोट्स में भी नोट नहीं कर पाया हूँ वो। जैसा कि ये ले लो आप मेटाफेज, मेटाफेज में ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप नोट कर देना। ये आपके सेंट्रियोल हैं अपोजिट पोल्स पर। ठीक, ये आपके ले लो इस तरीके से। क्रोमोजोम इधर ले लो, फिर एक क्रोमोजोम इधर ले लो, एक क्रोमोजोम इधर ले लो, एक क्रोमोजोम इधर। ये जो क्रोमोजोम है, ठीक है, ये मेटाफेज के दौरान ये सारे क्रोमोजोम एक इक्वेटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पर, और एक इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, या मेटाफेजिक प्लेट हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे अभी मैं बताता हूँ। ये से ले लो, ये आपका सेंट्रियोल। ठीक, ये आपके हो गए क्रोमोसोम। तो आपके तो स्पिंडल फाइबर हो गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर हो गया। ये आपका सेंट्रियोल हो गया, यानी सेंट्रोजोम हो गया। ठीक, ये आपके क्रोमोसोम हो गया। ठीक, तो ये एक इक्वेटर पर आ गए, इक्वेटर पर, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वाटोरियल प्लेट, इक्वाटोरियल प्लेट, या हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों याद रखने के लिए कि हमें इक्वेटोरियल प्लेट, ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा फेज है जिसमें हमको मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलती है, तो वो आपका फेज है मेटाफेज। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लो। ठीक है, ये मैं भूल गया था नोट्स में लिखना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं आपका टेलो साइटोकाइनेसिस की तरफ। देखो साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में थोड़ा अलग होता है और एनिमल के केस में थोड़ा अलग होता है। मैं सबसे पहले कवर करूंगा ये एनिमल सेल के केस में। साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना प्लस दो ऑर्गेनेल और डिवाइड होते हैं, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। ये दो ऑर्गेनेल और डिवाइड होती है इसके साथ। सेल वॉल कोई रोल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है भाई, हम लोग जानते हैं। आप साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होती है वो समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फुर्रों की फॉर्मेशन करती है, फुर्रो हल्के हल्के अंदर की तरफ जाते हैं और फाइनली सेंटर से मीट करते हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे लिखा हुआ है फुर्रो की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका ये सेल है, यहाँ पर ये देखिए, ये इसको बोलते हैं फुर्रो। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो रही। अब लिखा हुआ फुर्रो ग्रेजुअली डीपन्स, यानी धीरे धीरे अंदर जाते हैं। अब इसको ले लो इस तरीके से, अंदर गए ये फुर्रो और डीपन्स हो गए। अब ये ग्रेजुअली सेंटर से मीट कर जाते हैं फुर्रो, इस तरीके से, इस तरीके से सेंटर से मीट कर जाते हैं और फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, तो वही लिखा है, सेल मेम्ब्रेन फुर्रो फॉर्मेशन करती है, फुर्रो धीरे धीरे अंदर जाते हैं, उसके बाद सेंटर से मीट कर जाते हैं और साइटोप्लाज्म फाइनली डिवाइड हो जाता है आपका। आप प्लांट के केस में कैसे करते हैं ये समझते हैं। हम लोग जानते हैं प्लांट में सेल वॉल मिलती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर सेल वॉल मिलती है जो कि रिजिड होती है, थोड़ी सॉलिड टाइप की होती है। तो इसमें फुर्रो तो पॉसिबल नहीं बनाना भाई साहब, ये बेंड ट्विस्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को। इसमें कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट करता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी डिपॉजिट करता है कैल्शियम पैक्टेट, और एक लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट या मिडिल लैमेला, जिसके थ्रू सेल डिवाइड होती है।
तो कुछ नहीं, बहुत मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा, आप इसको समझने की कोशिश करो कि इसकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, तो फुर्रों की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फुर्रों की फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होगी जब कोई चीज़ ट्विस्ट हो सके, ये ट्विस्ट हो ही नहीं सकती है। इसमें कैल्शियम पैक्टेड गोल्जी बॉडी डिपॉजिट करता है, एक लेयर बनाता है, उस लेयर का नाम है सेल प्लेट या मिडिल लैमेला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं माइटोसिस की, ठीक है, कि सबसे पहले तो ग्रोथ करवाता है ये। माइटोसिस से ग्रोथ होती है हमारी हमारी सोमैटिक सेल्स में, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, ठीक है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो स्टोर होता है, नहीं समझा मैं इसको फिर से समझाओ, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे स्टोर होता है समझाता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब जीवन फेज आता है तो वो उसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैसे होती है? उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, साइटोप्लाज्म वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीज होता है तो सेल का साइज बढ़ता है। तो अब एन बटा सी, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। जब मान लो यहाँ पर एन की वैल्यू हम 2 दे रहे हैं और साइटोप्लाज्म को 2 से 4 कर दे रहे हैं, तो वैल्यू डिक्रीज होगी, है, तो वैल्यू हुई डिक्रीज, 0.5 आया। अब क्या होगा, जब सेल डिवाइड हो जाएगा फाइनली, तो इसका अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये सेल को जब डिवाइड कर दोगे तो जो 4 था ये 2 हो जाएगा, 2/2, 1। तो अमाउंट रिस्टोर हो गया, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो स्टोर हो जाता है। क्योंकि G1 फेज में एक और टॉपिक, चलो मैं तुमको पढ़ा ही देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा समझ में तभी आएगा आपको, वरना नहीं आने वाला है टॉपिक। जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है जी वन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, मान लो 2 CA, तो आपका G2 फेज में ये 4C हो जाएगा, इसको याद रखना। क्रोमोसोम नंबर ये सेम रहता है, जो G1 फेज में होगा वही G2 फेज में होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, इस लाइन को याद कर लो, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। तो जब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में, इसको याद कर लो, ठीक है। आपको फिर देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, शायद ये समझ में आया होगा, और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरा एक पॉइंट ये है कि इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहा है इसको, कि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। जैसे जो पेरेंट सेल में है क्रोमोसोम नंबर मान लो 46 है, तो जो डॉटर सेल के अंदर भी 46 और 46 जाएंगे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अब दूसरा लोकेशन, ये लोकेशन माइटोसिस होता कहाँ पर, प्लांट में कहाँ पे होता है, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में तो स्किन में होता है, गट्स में होता है, ब्लड सेल्स में होता है, और प्लांट सेल में मेरिस्टम में। जैसे आपको मैं अभी बताऊं कि ले लो प्लांट्स, ठीक है, इसकी टिप पर ये एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे माइटोसिस होती है और इसका साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पर लेटरल कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टम बोल दो, लेटरल मेरिस्टम, यहाँ पर इसका गर्थ इंक्रीज करता है, इंक्रीज गर्थ, ठीक है। इसकी जो मोटाई बढ़ती है इस तरीके से, कि यहाँ पर माइटोसिस होता है। उसके अलावा इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, कुछ ग्रासेस वगैरह में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोसिस होता है। तो प्लांट में मैंने लोकेशन बता दी, मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम, वहाँ पे ग्रोथ करवाता है ये। और एनिमल सेल में स्किन, गट, ब्लड सेल्स, तभी तो हम लोग इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हम लोग ग्रोथ हो रही, क्यों हो रही, माइटोसिस की वजह से हो रही। कुछ सेल्स को डैमेज हो गए, उसको रिपेयर करने में माइटोसिस हेल्प करता है। तो माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करवाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो वो पूछिए।
और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। इससे क्या होगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी वीडियो बनाने की, क्योंकि भाई ये नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप लोग अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा। बिल्कुल नीट लेवल का पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप बस सपोर्ट करते रहिए ऐसे। थैंक यू वेरी मच। बाय।